सरोज की आवाज अचानक सख्त हो गई। विजय, सच सच बता, गांव में तुम लोग क्या कर रहे हो? विजय घबरा गया। क्या मतलब मां? सरोज ने बिना रुके कहा, पिछली बार अजय गांव आया था तो उसका काम बिगड़ गया। इस बार आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। हर बार गांव से लौटने के बाद उसके साथ कुछ न कुछ बुरा क्यों होता है? विजय के पास कोई जवाब नहीं था। उसने फोन कान से लगाए रखा, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। उसके मन में पहली बार एक डर ने जन्म लिया। आखिर अजय के साथ हो क्या रहा था? विजय ने फोन रख दिया। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। वो सीधे कविता के पास गया और सरोज ने जो कुछ कहा था सब बता दिया। कविता कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रही, लेकिन विजय की बात खत्म होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। अब तक उसे लगता था कि कोई उसके बारे में कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन सरोज के सवालों ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को छू लिया था। कविता को समझ आ गया, अब बात सिर्फ अजय की बीमारी और कारोबार के नुकसान तक नहीं रही। अब शक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने विजय की तरफ देखा। मां को यह सब किसने बताया? विजय ने कहा। किसी ने नहीं, उन्होंने खुद सब जोड़ लिया है। कविता कुछ नहीं बोली। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, सरोज का नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद फोन उठ गया। कविता ने बिना किसी भूमिका के गुस्से में कहा, मां, आपको मेरे ऊपर शक है क्या? सरोज कुछ पल चुप रही। कविता की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। सरोज ने धीमी आवाज में पूछा, मैंने ऐसा कब कहा कविता? कविता ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर बार बार गांव की बातें क्यों कर रही हैं? अजय की बीमारी का गांव से क्या संबंध है? सरोज चुप रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कविता इतनी घबराई हुई क्यों है। लेकिन फोन रखते समय उनके मन में एक बात और गहरी हो गई, कहीं उनका शक सच तो नहीं? उधर फोन कटते ही कविता की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर धीरे से अपनी अलमारी खोली। अंदर एक काला कपड़ा, कुछ पुराने बाल, काला धागा और अजय की तस्वीर रखी थी। कविता ने तस्वीर हाथ में उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहली बार उसे लगा, जिस खेल को वो अपने हाथ में समझ रही थी, शायद अब वही खेल उसके हाथ से निकल चुका कविता के हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने अपनी आवाज में गुस्सा बनाए रखा। अगर आपको गांव नहीं आना तो मत आइए, लेकिन मेरे और मेरे पति पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। सरोज कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कविता। कविता तुरंत बोली, पर इशारा तो हमारी तरफ ही था ना? उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा घबराहट थी। हम क्या अपने ही परिवार को बर्बाद करेंगे? सरोज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर तक फोन हाथ में लिए चुप बैठी रही, लेकिन कविता की बातें सुनते सुनते उनके दिमाग में अचानक कई साल पुरानी बातें घूमने लगीं। उन्हें कविता की मां हंसिका याद आ गई। गांव में हंसिका के बारे में तरह तरह की बातें हुआ करती थीं। लोग कहते थे उसे तंत्र मंत्र की जानकारी थी। रात के समय उसे कई बार गांव के पुराने मंदिर के आसपास देखा गया था। किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्या करती थी, लेकिन उसके ससुराल में कुछ अजीब घटनाएं होने के बाद गांव वालों का शक और गहरा हो गया था। लोगों के बीच धीरे धीरे एक कहानी फैल गई थी। कहा जाता था कि हंसिका ने अपने ससुराल के लोगों को किसी तरह अपने वश में कर लिया था। पहले घर के फैसले बदलने लगे, फिर जमीन उसके नाम होने लगी, फिर दुकान, और देखते ही देखते परिवार की लगभग पूरी संपत्ति उसके कब्जे में आ गई। लोग कहते थे हंसिका सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं जानती, वो लोगों के दिमाग पर भी असर डालना जानती है। सरोज ने कभी इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया था। उन्हें लगता था गांव में लोग अक्सर बिना सबूत के कहानियां बना लेते हैं। लेकिन आज कविता की घबराई हुई आवाज सुनकर उन्हें पहली बार अपनी पुरानी यादें सच जैसी लगने लगीं। सरोज ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। कविता का फोन कट चुका था। उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर हंसिका सच में वो सब जानती थी, तो क्या उसकी बेटी कविता ने भी कुछ ऐसा ही सीख लिया है? सरोज के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। उधर कविता अपने कमरे में अकेली बैठी थी।
उसे पता था अब उसका सबसे बड़ा राज धीरे धीरे खुलने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था, अगर सरोज को सच का पता चल गया तो क्या वो अजय को बचा पाएगी? हंसिका के बारे में कही जाने वाली सबसे खतरनाक बात यही थी कि बाहर के लोगों के सामने वो बेहद सीधी, शांत और मीठी बोलने वाली औरत बनकर रहती थी। इतनी मासूम कि कोई भी पहली नजर में उस पर शक नहीं कर सकता था। सरोज भी कभी उसकी मीठी बातों में आ गई थी। उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना अपनी बेटी जैसी कविता की शादी विजय से करवा दी थी। लेकिन अब वही फैसला सरोज को अंदर से डराने लगा था। उन्हें बार बार लग रहा था, कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उस रात सरोज ने एक फैसला कर लिया, अब अजय को फिर गांव ले जाना होगा। लेकिन इस बार सिर्फ घर तक नहीं, सीधे उस पुराने मंदिर तक जहां से उन्हें अब इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती दिखाई दे रही थी। सरोज ने धर्मपाल को सारी बातें बता दी। धर्मपाल काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर सरोज ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम घर पर रहो, मीरा और आर्यन का ध्यान रखना, मैं अजय को लेकर गांव जा रही हूं। धर्मपाल ने तुरंत पूछा, तुम अकेली जाओगी? सरोज ने अजय की तरफ देखा। नहीं, अजय मेरे साथ रहेगा, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। धर्मपाल अब खुद भी डर चुका था, लेकिन उसने सरोज को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। सरोज ने अजय की तरफ देखा। अजय बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसके होंठ हिले। सरोज ने ध्यान से सुना। अजय बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा था। मां, वहां मत जाना। सरोज के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने घबराकर पूछा, कहां बेटा? अजय ने आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने सामने मौत को खड़ा देखा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, उस मंदिर में। और फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। सरोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उन्हें यकीन हो चुका था, इस रहस्य का जवाब उसी पुराने मंदिर में छिपा था। और शायद वहां सिर्फ अजय का राज नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बर्बादी का कारण भी उनका इंतजार कर रहा था। सबसे बड़ी बात, सरोज ने विजय और कविता को कुछ भी नहीं बताया। वो जानती थी, अगर उनके शक की खबर पहले ही कविता तक पहुंच गई तो शायद वो कोई और चाल चल सकती है। अगले ही दिन सरोज अजय को लेकर गांव के लिए निकल पड़ी। गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां रहने वाले स्वामी महाराज ने कई ऐसे लोगों की मदद की थी जिन पर किसी तरह की काली शक्ति या बुरी नजर का असर माना जाता था। सरोज सीधे अजय को लेकर उसी मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर कदम रखते ही घंटियों की धीमी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हवा में अगरबत्ती की गहरी खुशबू फैली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के बीचों बीच स्वामी महाराज आंखें बंद की ध्यान में बैठे थे। सरोज उनके सामने जाकर बैठ गई। अजय उनके पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सरोज ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनानी शुरू की। अजय की बदलती हालत, उसका अचानक गुस्सा, व्यापार का बर्बाद होना, रात में दिखाई देने वाली परछाइयां, अजीब आवाजें और उसकी लगातार बिगड़ती तबीयत। स्वामी महाराज आंखें बंद किए सब सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक बार भी सवाल नहीं किया। सरोज की बात खत्म हुई तो मंदिर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मेरे बेटे पर किसी ने कुछ किया है, उनकी आवाज भर्रा गई, तो कृपा करके उसे बचा लीजिए। अजय ने भी पहली बार सिर उठाकर महाराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। स्वामी महाराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने सीधे अजय की आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे। फिर उनकी नजर अजय के माथे से होती हुई उसके हाथों तक गई। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ बुरी नजर का मामला नहीं है। सरोज की सांस रुक गई। महाराज ने आगे कहा, किसी ने तुम्हें दूर से नहीं, बहुत करीब से निशाना बनाया है। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। सरोज ने घबराकर पूछा, कौन? महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया।
उन्होंने बस आंखें बंद की और मंदिर के अंदर रखी घंटी बिना किसी के छुए अचानक अपने आप बज उठी। सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर किसी ने मेरे बेटे पर कुछ किया है तो उसे देखिए और उसे बचा लीजिए। स्वामी महाराज कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनकी आंखें फिर बंद हो गईं। मंदिर में सिर्फ अगरबत्ती के धुएं और घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोली और गंभीर आवाज में बोले, कल सुबह इसे लेकर अपने गांव के मंदिर में आना। सरोज ने हैरानी से पूछा, गांव वाला वही पुराना मंदिर? महाराज ने सिर्फ सिर हिलाया। हां, वहां जाकर ही पता चलेगा कि इसके साथ क्या किया गया है। उस रात सरोज पड़ोस के गांव में अपनी एक पुरानी सहेली के घर रुक गई। अजय उनके साथ था, लेकिन अजय को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि उसकी मां बहुत डरी हुई है और अपनी मां की खातिर वो बिना कोई सवाल किए सब मान रहा था। रात गहरी होती गई। अजय बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आते ही फिर वही सपना शुरू हो गया। घना अंधेरा, चारों तरफ धुआं और उसके सामने एक काली परछाई। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई, इतनी करीब कि अजय उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। फिर उसके कान के पास एक डरावनी आवाज गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। अजय पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई और करीब आई, तू बच नहीं पाएगा। अचानक अजय के कानों में एक तेज कराहने की आवाज गूंजी। आह! अजय चीखते हुए नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर कमरे में चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसके तकिए के पास फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बाहर से चलकर उसके कमरे में आया हो। अजय कुछ देर तक उन निशानों को देखता रहा, फिर डरकर अपनी मां के पास चला गया। सुबह होते ही दोनों गांव के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद वे उसी पुराने मंदिर के सामने खड़े थे। अजय ने मंदिर की तरफ देखा और अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। सरोज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? अजय ने मंदिर की तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी, मां, मुझे यहां पहले भी कोई बुला चुका है। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि मंदिर के अंदर वही घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी और बिना किसी के छुए उससे एक आवाज निकली। अजय धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मंदिर के अंदर रखी भगवान की मूर्ति पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। आंखों में डर उतर आया। उसने पीछे हटते हुए अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मुझे अंदर नहीं जाना। सरोज ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? अजय घबराकर बोला, चलो यहां से अभी। सरोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही अजय था जो बचपन से भगवान की पूजा के बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, जो हर सुबह मंदिर में माथा टेकता था। लेकिन आज वही अजय भगवान की मूर्ति से नजरें चुरा रहा था। सरोज समझ गईं, यह सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत स्वामी महाराज को आवाज लगाई, महाराज, ये मंदिर के अंदर आने से मना कर रहा है। स्वामी महाराज कुछ पल तक अजय को देखते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने जैसे ही अजय की तरफ देखा, उन्हें सब समझ में आ गया। महाराज धीरे धीरे अजय के पास आए, पास रखी राख उठाई और बिना कुछ कहे अजय के माथे पर लगा दी। अगले ही पल अजय का पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर हिलने लगे, जैसे उसके शरीर के अंदर अचानक बिजली दौड़ गई हो। अजय ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। सरोज चीख उठी, अजय! अजय जमीन पर पड़ा जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं। स्वामी महाराज ने सरोज को पीछे हटने का इशारा किया, फिर गंभीर आवाज में बोले, डरो मत। लेकिन अगले ही पल अजय के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी अपनी आवाज बिल्कुल नहीं थी। उसे मत बुलाओ। सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, कौन? अजय ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल थीं,
उसने सीधे मंदिर के अंदर देखा और उसके होंठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। वो यहां है। मंदिर के अंदर रखी घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। स्वामी महाराज की नजर तुरंत मंदिर के पीछे वाले अंधेरे हिस्से पर गई और उन्होंने पहली बार बेहद गंभीर आवाज में कहा, जिस शक्ति ने इसे बांध रखा है वो अभी भी इसके साथ है। मंदिर के अंदर बैठे सभी लोग डर गए। अजय की हालत देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। स्वामी महाराज की आंखें गंभीर हो चुकी थीं। उन्होंने अजय की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इस पर कुछ किया गया है। सरोज की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज, किसने किया? स्वामी महाराज कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जिसने भी किया है वो कोई अपना ही है। सरोज का दिल जैसे रुक गया। महाराज ने आगे कहा, उसे इसकी तरक्की से जलन है, इसकी खुशी से जलन है और इसके परिवार से भी। सरोज के दिमाग में तुरंत एक चेहरा आया, कविता। लेकिन सरोज ने कुछ नहीं कहा। उनके मन में शक अब लगभग यकीन में बदल चुका था। अगले दिन स्वामी महाराज ने अजय के लिए विशेष पूजा रखने का फैसला किया। सुबह होते ही मंदिर में तैयारी शुरू हो गई। मंदिर के आंगन को साफ किया गया, बीच में हवन कुंड बनाया गया। पास में गंगा जल, कपूर, पीली सरसों और पवित्र राख रखी गई। अजय को हवन कुंड के सामने बैठाया गया। उसका चेहरा अभी भी कमजोर था। सरोज उसके पीछे बैठकर लगातार भगवान का नाम जप रही थी। स्वामी महाराज ने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, अजय की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। सरोज घबराकर उसके पास जाने लगी, लेकिन महाराज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसे छूना मत। अजय ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे हवन की आग पर टिक गई। आग की लपटें अचानक असामान्य तरीके से ऊपर उठने लगी। अजय के चेहरे पर डर उतर आया। वो पीछे हटने लगा और फिर उसने अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। बंद करो, स्वामी महाराज मंत्र पढ़ते रहे। अजय की आवाज अचानक बदल गई, बंद करो, मुझे यहां से जाने दो। सरोज के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज अजय की आवाज नहीं थी। स्वामी महाराज ने हवन में एक मुट्ठी पीली सरसों डाली। अगले ही पल आग जोर से भड़क उठी और अजय ने ऐसी चीख मारी कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठी। स्वामी महाराज लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। मंदिर के भीतर मौजूद हर व्यक्ति बिल्कुल शांत था। सिर्फ मंत्रों की गूंज और हवन की तेज लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक स्वामी महाराज ने हवन से पवित्र राख उठाई। उन्होंने कुछ क्षण उसे अपनी हथेली में रखा, फिर सीधे अजय के सिर पर डाल दी। अगले ही पल आह आह, अजय ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा मंदिर गूंज उठा। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फिर अचानक उसका पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं। सरोज डरकर पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई अदृश्य चीज आखिरी बार बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। अजय ने एक आखिरी बार जोर से सांस खींची और फिर धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मंदिर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। न मंत्र, न घंटी, न कोई आवाज, सिर्फ हवन की धीमी चटकने की आवाज। सरोज की आंखें अजय पर टिकी थीं। वो कांपती आवाज में बोली, अजय। कुछ सेकंड बाद अजय की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसकी सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं। उसने अपनी मां को देखा। उसके होंठ कांपे। मां। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं। अजय कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। स्वामी महाराज ने गहरी सांस ली। उन्होंने हवन की बुझती आग की तरफ देखा, फिर गंभीर आवाज में कहा, बंधन टूट गया है। सरोज ने राहत की सांस ली, लेकिन महाराज का चेहरा अभी भी गंभीर था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जिसने ये बंधन बनाया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। सरोज का चेहरा फिर बदल गया। महाराज ने अजय की तरफ देखा।
उसे पता चल चुका होगा कि उसका किया हुआ काम टूट गया है। मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली। पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक साथ हिल उठे और उसी हवा के साथ मंदिर के बाहर से किसी औरत की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। स्वामी महाराज ने अजय की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, बंधन टूट चुका है, अब यह सुरक्षित है। सरोज की आंखों से राहत के आंसू निकल आए, लेकिन महाराज ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, जिसने यह किया है उसका अंत अच्छा नहीं होगा। सरोज के मन में फिर वही नाम गूंज उठा, कविता। अगले दिन सरोज अजय को लेकर गांव के घर पहुंची। घर के आंगन में कदम रखते ही सरोज ने सीधे आवाज लगाई, कविता। कुछ ही पल बाद कविता बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सरोज के चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सरोज की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। वो कविता के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्यों किया था तूने ये सब? कविता पीछे हट गई। सरोज की आवाज कांप रही थी, क्या बिगाड़ा था अजय ने तेरा? कविता तुरंत मुकर गई, मैंने कुछ नहीं किया। वो घबराकर बोली, आप लोग मुझे फंसा रहे हो, मैं क्यों अपने ही परिवार के साथ ऐसा करूंगी? लेकिन इस बार विजय भी वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ा। कविता ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। विजय उसके बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर विजय ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुड़िया की। और उसी क्षण कविता के चेहरे से सारी बनावटी हिम्मत खत्म हो गई। विजय की नजर सीधे उसके कमरे की तरफ गई। उसे कुछ याद आया। वो तेजी से अंदर जाने लगा। कविता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। विजय, अंदर मत जाओ। विजय ने उसका हाथ झटक दिया। क्यों? कविता कुछ नहीं बोली। विजय अंदर पहुंचा और कमरे की अलमारी खोल दी। अंदर उसे एक काला कपड़ा दिखाई दिया। उसके नीचे एक छोटी सी पुड़िया और उसके पास अजय के बालों की कुछ लटें। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कविता की तरफ देखा। यह सब क्या है? कविता की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सरोज ने कांपती आवाज में कहा, बोल कविता, सच क्या है? कविता चुप रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने धीमी आवाज में कहा, हां, मैंने किया था। विजय ने कविता की तरफ देखते हुए कसम देकर कहा, कसम खाकर बोल, सच क्या है? यह सुनते ही कविता की आंखों में डर उतर आया। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका चेहरा टूट चुका था। आखिरकार वो फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने किया। घर में जैसे समय रुक गया। कविता कांपती आवाज में बोलने लगी, मुझे जलन होती थी। हर कोई बस अजय भैया की तारीफ करता था। मां, बाबा, पूरा गांव। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं ये सब सह नहीं पाई। कविता ने विजय की तरफ देखा। आपको लगता है सब आपको भी उतना ही मानते हैं? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आपको तो जैसे सब भूल ही गए थे। फिर उसने सरोज की तरफ देखा। क्या सिर्फ अजय ही आपका बेटा है? विजय जैसे कोई नहीं। सरोज की आंखें झुक गईं। घर में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कविता अब सब कुछ बता रही थी। उसने बताया कैसे वो गांव की उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगी थी, कैसे उसने धीरे धीरे तंत्र की क्रियाएं सीखी, कैसे उसने अजय के बाल चुराए, कैसे उसके बटुए में पुड़िया रखी और कैसे उसने उसके खाने में राख मिलाई। उसने ये भी बताया कि रात के अंधेरे में वो पुराने मंदिर के पीछे जाकर घंटों क्रियाएं करती थी। अजय की तस्वीर सामने रखती, काला धागा बांधती और उसकी तरक्की खत्म होने की कामना करती। कविता की आवाज कांप रही थी। हर रात मैं उसकी तस्वीर के सामने बैठती थी और जब उसका व्यापार डूबने लगा, जब वो बीमार होने लगा, वो कुछ पल के लिए रुक गई। फिर सिर झुकाकर बोली, मुझे खुशी होती थी। ये सुनते ही विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने अपनी पत्नी माना, वही उसके अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। घर में ऐसा सन्नाटा फैल गया कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तक साफ सुनाई दे रही थी। अजय कुछ दूर खड़ा था।
वो कविता को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। विजय धीरे धीरे कविता के पास गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तूने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? कविता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही और तभी घर के बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। सभी लोग एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। कविता का रोना अचानक बंद हो गया। उसके चेहरे पर फिर वही डर उतर आया, क्योंकि उसे याद था स्वामी महाराज ने जाते समय क्या कहा था, जिसने ये किया है उसका अंत अच्छा नहीं होगा। लोग कहते हैं जिस घर में लालच और काला जादू एक साथ आ जाए, वहां सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, पूरे परिवार की किस्मत टूट जाती है, क्योंकि लालच इंसान से वो करवा देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और काला अंधेरा एक बार घर में घुस जाए तो उसके निशान पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। आज भी उस गांव के लोग उस पुराने मंदिर के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं आधी रात के बाद वहां से गुजरते समय कभी कभी किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, अब तेरी बारी है। और अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो उसे पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत काले कपड़े में बैठी दिखाई देती है, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, बाल हवा में बिखरे हुए और हाथ में वही जला हुआ नींबू। लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वह परछाई अचानक गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या कविता की मौत के साथ वो अंधेरा भी खत्म हो गया था, या आज भी वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके दिल में लालच की पहली चिंगारी जलने वाली है? क्योंकि लोग कहते हैं जिस घर में लालच और काला जादू साथ आ जाए, वहां इंसान नहीं बचते, सिर्फ बर्बादी बचती है।